नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है, सीतापुर से महिला से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है और महिला को अगवा कर बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया और उसके बाद जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। कई थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नैमिषारण्य थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में गंभीर हालत में महिला को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नैमिषारण्य थाना क्षेत्र का मामला है। महिला को अगवा किया गया, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जिंदा जलाने की कोशिश की गई। महिला की हालत बेहद नाजुक है, ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। महिला को अगवा करके बंधक बनाकर गैंगरेप का यह मामला सामने आया और गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की गई। महिला को गंभीर हालत में महिला को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। प्रभारी निरीक्षक नैमिषारण्य द्वारा बताया गया कि डायल 112 के माध्यम से उनके थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ दो लोगों द्वारा दुष्कर्म करने और उसे जलाने के प्रयास की सूचना मिली। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए CHC ले जाया गया। दोनों अभियुक्तों को तत्काल तलाश करके पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। ये दोनों अभियुक्त एक 55 साल का है रामकृष्ण और उसका लड़का एक संजय, ये पिता पुत्र हैं और ये रामकृष्ण ठेलिया चलाता है। घटनाक्रम के विषय में जानकारी ये मिली कि ये महिला कल अपने ससुराल संदना थाना क्षेत्र से सिधौली थाना क्षेत्र जहां उसका मायका है वहां पर आई थी और वहां से एक बस में बैठ करके अकेले मिश्रिक थाना क्षेत्र में शाम को 5-6 बजे उतरी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, महिला की हालत के बारे में क्या अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि महिला का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि महिला को वहां भेज दिया गया, उसका इलाज ठीक से चल रहा है, जल्दी महिला स्वस्थ हो जाएगी। हालांकि इस मामले में जब SP से बात की गई तो उनका ये भी कहना है जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए रोहित बहुत शुक्रिया। महिला की हालत थोड़ी सी स्थिर बताई जा रही है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। महिला का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। और मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर शराब पार्टी के दौरान महिला की हत्या कर दी गई। तमंचे से फायरिंग करते वक्त गोली लगी थी और युवक इसका वीडियो बना रहा था। 24 फरवरी को युवक की हत्या हुई थी। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से हत्या का ये वीडियो सामने आया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। और ये इस तरह से शख्स फायरिंग करता है जो सीधे वीडियो बना रहे शख्स को गोली आकर लगती है और शख्स की मौत हो जाती है। शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या का ये वीडियो सामने आया था। वीडियो लगातार वायरल हुआ। एक आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन मुख्य आरोपी जो असलहा चलाता है, जो फायरिंग करता है, वो शख्स फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से शराब पार्टी चल रही होती है और इसी बीच एक शख्स असलहे को लूट करता है, फायरिंग कर देता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से फेल हो गई है। युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान, व्यापारी सभी सरकार से विश्वास खो चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भाजपा के संकल्प पत्र को भूल चुके हैं। 5 बार के बजट में केवल जनता को प्रदेश सरकार ने लूटा है। प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। कमर तोड़ महंगाई ने सबकी हालत पतली कर दी है। मिर्जापुर पहुंचे थे अखिलेश और वहां पर जमकर प्रदेश सरकार पर बरसे। अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात को लेकर के है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने, आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है? 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई? पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है
उसको गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोजगार नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ये मुनाफा जा कहां रहा है? थी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, लाल टोपी का रंग बता रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप देखिए ना बजट में क्या है। जो पार्टी अपना संकल्प पत्र भूल जाए, जो पार्टी आय दोगुनी की बात करे किसानों की और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे किसान बर्बाद हो जाए। पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। 1 साल के लिए पीछे कर दिया, आप कहेंगे हम 3 साल के लिए पीछे कर देंगे। तो जो कानून आज गलत है वो 3 साल में कैसे ठीक हो जाएगा? अब समझ गया है कि भारतीय जनता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र नामक किताब का विमोचन किया। ये पुस्तक आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर की है। सीएम ने इस मौके पर आरएसएस की भव्यता का उल्लेख भी किया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। सुनील आंबेकर की ये किताब, और पुस्तक लोकार्पण पर सीएम योगी और सुनील आंबेकर ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। और फिर वो पूछते थे कि फिर आप लोग क्या करते हैं, संघ क्या करता है। हम लोग जो जानते हैं तो, और अनुभव यह है कि सब लोगों को ये समझ में आता था कि हम संघ में जुड़ सकते हैं, संघ के संगठन में जुड़ सकते हैं, या हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी हम बैठे हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, उसमें भी हम लोग अगर संघ से प्रेरित होते, संघ को समझते हैं, तो हमें कोई रास्ता मिल सकता है। अगर हम जिस प्रोफेशन में, वहां भी हम कुछ अच्छा देश के लिए काम कर सकते हैं, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में जो कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, वह आज न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान बनी है, बल्कि आम जनमानस के मन में, भारत के अंदर, भारत के बाहर, उसे श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ हर व्यक्ति उसी आदर भाव के साथ उन्हें अंगीकार करता है। और यह कार्य आगे और तीव्रता के साथ चल सके, समरस करते हुए हम इसे आगे बढ़ा सकें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, यह पुस्तक जब 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के आयोजनों के साथ हम जुड़ेंगे, तो समरस, एकात्म और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय हमें एक नए निर्णायक स्थिति में पहुंचाने में मदद करेगा, जो पूरी दुनिया के लिए भारत को एक महाशक्ति के रूप में हम प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। निश्चित ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रचारक हैं, और आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवक हैं, इन सभी का जो पुरुषार्थ है, जो परिश्रम है, इस दिशा में एक नई निर्णायक भूमिका के साथ इस देश को एक नया मार्गदर्शन देगा, दुनिया को एक नया मार्गदर्शन देगा। और अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत 28 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बनारस पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रोहनिया में नवनिर्मित भाजपा काशी क्षेत्र के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद 16 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक होगी। काशी क्षेत्र का ये कार्यालय पूर्वांचल का सबसे बड़ा भाजपा कार्यालय होगा, जो आधुनिकता के साथ ही टेक्नोलॉजी से भी सुदृढ़ होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बनारस के दौरे पर पहुंचेंगे। 2 दिन के लिए उनका यह दौरा होगा। कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, 16 जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर ऐसी पार्टियां जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत करती हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए लाए गए हैं, इससे किसानों को काफी फायदा होगा। ये भी कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो जल्द ही विरोधियों की मंशा समझ जाएंगे। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूं। ये सरकार किसानों की सरकार है। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, किसान की इनकम दोगुनी हो, किसान के घर में खुशहाली आए,
ये लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास रहा है और ये तीनों जो कानून लेकर आए हैं ये मील का पत्थर साबित होंगे। देखिए किसान हमारा। और क्या आप सोच सकते हैं कि सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कर एक परिवार को उसके सैकड़ों वर्ष कोई संपत्ति राजमहल के रूप में मिल जाएगी? आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन यह हकीकत है। आप भी देखिए कि राजघराने को कैसे उसका राजमहल मिल गया। देखिए, एक राजा जिसने कभी सरकार को किराए पर अपना महल दिया। महल का किराया तय किया महज 101 रुपए, लेकिन साल दर साल गुजरते रहे। राजा को 101 रुपए मिलते रहे। सरकार के साथ 30 साल का करार हुआ था और जब 30 साल बाद डीड को बदलने का वक्त आया तो बड़े ही नाटकीय तरीके से राजमहल के पेपर ही गायब हो गए। जिस तहसील में राजमहल के रिकॉर्ड थे वहीं से महल का खसरा गायब हो गया। राजा युवराज दत्त सिंह जी ने किराए पे उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था। उस समय एक नोमेनक्लेचर बना दिया उसका, वो था तो ऑयल हाउस ही, लेकिन उसका नाम दे दिया डेप्यूटी कमिश्नर बंगलो। तो वो बस नाम है, बट अदरवाइज जो है इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ राजा युवराज दत्त सिंह। ना इसका जो बना था ये एक ऐसे फ्लोटिंग रेट पे उस समय डिजाइन किया था। अब आप देखिए कितने काबिल लोग तब भी थे। ये बात है लखीमपुर खीरी के महाराजा राजा युवराज दत्त सिंह की, जो ओयल रियासत के राजा थे। साल 1928 ओयल रियासत के राजा युवराज सिंह दत्त ने अपने राजमहल को डीएम को किराए पर दिया था, जिसके एवज में उन्हें 101 रुपए किराए मिलने लगे। तकरीबन 30 साल के बाद जब डील बदली गई तो उस समय दस्तावेजों की कमी की वजह से राजमहल का खसरा नंबर कहीं गायब हो गया। 1984 में युवराज दत्त सिंह के निधन के बाद जब राज परिवार ने राजमहल के किराए को लेकर जब जिला प्रशासन से बात की तो जिला प्रशासन ने राज परिवार को राजमहल के मूल दस्तावेज मांगे, जिसके बाद पता चला कि राजमहल के दस्तावेज गायब हो गए हैं। सालों के संघर्ष के बाद सीतापुर में लगाई गई एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जिलाधिकारी का आवास राजा ओयल की रियासत है। एक ऐसा केस हुआ है हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत में जहां आपके यहाँ भी प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है कोई विवाद चल रहा हो, उसके अंदर जब तक आपकी मटेरियल एविडेंस स्ट्रांग नहीं होगी आप आगे नहीं मूव कर सकते। और एक ऐसा सिस्टम पार्लियामेंट ने बना रखा है जिसमें 30 दिन के अंदर आपको ये अभिलेख मिल सकते हैं, अगर आप उसको कायदे से अपना राइट एक्सरसाइज करें और अपने वो सवाल पूछें जो लोक प्रकोष्ठ के पास हों। अब ये सवाल क्योंकि ये थे और ये ऐसी चीज मांगी गई है जो कि एक पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, चाहे रिकॉर्ड कितना भी पुराना हो, ये कहीं नहीं लिखा 1000 साल भी पुराना होगा तो मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड हैज टू बी देयर। और अगर नष्ट किया जाता है तो नष्टीकरण का प्रमाण मिलेगा। जब नष्टीकरण का प्रमाण नहीं मिला इसका मतलब रिकॉर्ड था, और अगर रिकॉर्ड था तो रिकॉर्ड जो है उसके राइटफुल ओनर को मिल गया। और सबसे खूबसूरत बात आप लोगों को मैं ये बताऊं, ये राजमहल के दस्तावेज मिलने के बाद जहां राजघराना खुश है, वहीं एक राजा की रियासत और उससे जुड़े लोगों को उम्मीद जगी है कि अपने आने वाले वक्त में उन्हें अपना राजमहल वापस मिलेगा। लखीमपुर के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कभी सपने में यह नहीं सोचा होगा कि जिस आवास में वह रहते हैं वह एक सरकारी आवास नहीं बल्कि राजमहल है। इसका खुलासा 10 रुपए के रसीदी टिकट यानी सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए सूचना से हासिल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओयल राजघराने के राजा दत्त सिंह ने इस आवास को डीएम के नाम डीड किया था कि वह लगातार इससे किराया पाते रहेंगे और 101 रुपए में यह डीड हुई थी। लेकिन जब राजा दत्त सिंह का निधन हो गया उसके बाद राजघराने के परिवार के तमाम लोग इस किराए को लेकर के जिला प्रशासन से बात करते रहे, लेकिन आखिरकार हुआ क्या, उन्हें किराया नहीं मिला। जिला प्रशासन ने यह कहा कि आप इस राजमहल से संबंधित मूल दस्तावेजों को पेश करें तब हम आपको किराया देंगे। आखिरकार राजघराना परिवार मायूस हो गया था और काफी सोचने के बाद फिर ये पता चला कि आरटीआई के तहत अगर वो दस्तावेज मांगते हैं तो शायद उन्हें उम्मीद मिल सकती है, और यही उन्होंने किया। आरटीआई का इस्तेमाल किया और आरटीआई के तहत जो दस्तावेज मिले उसको देखने के बाद राजघराना परिवार बेहद खुश हो गया। और अब जो राजमहल है, जो जिलाधिकारी का आवास है, वो राजघराने का है, वो एक राजमहल है। अब इस पे उनका हक हो गया है और वो जिस तरीके से चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना वो चाहें जिस तरीके से जो नियम है उसके अनुसार जिलाधिकारी आवास से किराया ले सकते हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। और पिछले काफी दिनों से बाराबंकी का रेलवे स्टेशन दुल्हन की तरह सजकर जिस वक्त का इंतजार कर रहा था, आखिर वो वक्त शुक्रवार को आ गया। उत्तर रेलवे के जीएम जब निरीक्षण को पहुंचे तो उनका इस्तकबाल जिलाधिकारी बाराबंकी और सांसद बाराबंकी की उनकी तरफ से रेलवे के अधिकारियों के साथ किया गया।
इस अवसर पर सांसद ने बाराबंकी की समस्याओं का एक मांग पत्र उन्हें सौंपा और शीघ्र निराकरण की अपेक्षा भी की। बाराबंकी जंक्शन पर जहां रेलवे के अधिकारियों की चहल पहल रही, वहीं प्रशासन के अधिकारियों की भी यहां पर चहल पहल देखी गई। लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों की हरकत से पुलिस महकमे को शर्मसार होना पड़ा है। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर के महिला फरियादी को गाना सुनाने के बाद एक सिपाही चोरी के आरोप में पकड़ा गया। हुसैनगंज स्थित वी मार्ट में वर्दी पहनकर खरीदारी करने गए सिपाही को कपड़ा चोरी करते निकलते हुए कर्मचारियों ने पकड़ लिया और आरोपी सिपाही की कर्मचारियों ने जमकर पिटाई भी की। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद उच्च अधिकारी हरकत में आए और सिपाही को निलंबित कर दिया गया। वहीं सुल्तानपुर की स्क्वाड टीम और जयसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिहार के रहने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से घर से चोरी किया गया भारी मात्रा में जेवर बरामद किया। दोनों शातिर चोर बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं और सुल्तानपुर में ये दोनों डेरा बनाकर रहते थे। दिन में बच्चों के खिलौने बेचते और इसी बहाने दोनों रेकी करते और उसके बाद रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। देश विदेश में पहचान रखने वाली पीलीभीत की बांसुरी की खोई हुई चमक और फीके पड़े स्वरों को फिर से सुर में लाने के लिए प्रदेश की सरकार लगातार जिले स्तर पर प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन बांसुरी के कारीगरों और इस उद्योग धंधे में आई गिरावट के पीछे के कारणों को तलाशने में जुटा है। पीलीभीत जिला अधिकारी पुलकित खरे ने शहर के बांसुरी कारीगरों के घर पर जाकर व्यवसाय में आने वाली दिक्कतों और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही बांसुरी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को भी समझा। और सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद प्रस्तुत करूँगा कि वो मेरे घर पर आए और यहाँ पर उन्होंने बांसुरी को बड़ी बारीकी से देखा कि बांसुरी कैसे इसका कैसे उत्पादन होता है, बांसुरी को कैसे बनाई जाती है, बांसुरी में सुर कितने होते हैं, बांसुरी में सुराग कितने होते हैं, बांसुरी को किस ढंग से हम बनाते हैं, कैसा इसका क्या फार्मूला है, पूरी जानकारी पूरा निरीक्षण मतलब जिलाधिकारी ने लगभग 2 घंटे तक इसका निरीक्षण किया। क्या नई चीज निकल गई? जनपद पीलीभीत का अनोखा इतिहास रहा है। पारंपरिक रूप से ये एकमात्र जनपद है जहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। आज इस मोहल्ले में आना हुआ और परिवारों से भेंट हुई मेरी, जो कई पीढ़ियों से कई पुश्तों से बांसुरी बनाते रहे हैं। इनसे मुझे जानकारी मिली कि किस तरीके से सिलचर से। वहीं बदायूं जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के बहटी गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान की संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और कानपुर देहात जिले में ग्रामीणों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब जिले की मंगलपुर कोतवाली क्षेत्र में हिस्वा गांव में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्ष से पुरुष और महिलाएं सड़क पर निकल आए, जमकर मारपीट शुरू कर दी। हैरत की बात तो यह है कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 112 डायल कार्रवाई की वजह मूक दर्शक बनी रही। काफी देर चल रहे हंगामे के बाद आखिरकार जब मामला शांत हुआ तब पीड़ित अनिल कुमार अपने साथी दबंग ने शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। वहीं सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता दिलीप चौरसिया बुधवार से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। गुरुवार को एक मोटरसाइकिल, मोबाइल, पर्स, बेल्ट पुलिस को मिला जो लापता बीजेपी नेता का बताया जा रहा है। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक और आईजी ने पहुंचकर जायजा भी लिया था। खुलासे के लिए सर्विलांस टीम के साथ कई थानों की पुलिस को लगाया गया, लेकिन अब लापता बीजेपी नेता के मामले में पुलिस के हाथ खाली नजर आते हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के डुमरियागंज विधानसभा के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने लापता बीजेपी नेता के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और जल्द ही नेता के मिलने की उम्मीद भी जताई। विधायक ने कहा कि किसी अनहोनी की बात क्यों हम सोचे, लापता बीजेपी नेता को खोजने के लिए 9 टीमें भी यहां पर लगाई गई। वहीं कानपुर देहात में शुक्रवार को रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जब रिश्ते में बाबा लगने वाली एक वहशी ने हैवानियत को अंजाम देते हुए 7 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। हैवान बाबा घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। परिजनों ने 7 साल की मासूम को गंभीर अवस्था में
उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।